Good morning class. How are you? Hope so you all are fine, all are well. सब अच्छे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर ध्यान रख रहे हैं. अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ना आपको प्रॉब्लम होगी, ना हमें और ना ही आपके फैमिली मेम्बर्स को. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन, जो हमारा एटलीस्ट कंप्लीट जनवरी ही होने वाला है. ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है. इसमें हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके लास्ट टॉपिक पे हैं, ठीक है. हमने इसमें क्या क्या करा है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने सारे पढ़े हैं, उनकी पोजीशन हमने पढ़ी है. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हमने इसमें कवर अप किया है. इसमें हमने पोजीशन ऑफ ग्लैंड्स, कौन सा हार्मोन कहाँ पे बनता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका हाइपर सिक्रेशन है, क्या है उसका हाइपर सिक्रेशन है, ये सब हमने इसमें कवर अप किया है, ठीक है. अब एट लास्ट हम किस पे आए हुए हैं, हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स पे आए हुए हैं. हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में भी हम सबसे पहले क्या फिनिश कर लिया था, कद पेनक्रियाज. पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन बना रही थी, हमारा इंसुलिन हार्मोन बना रही थी, ठीक है. आज हमें कौन से ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है, गोनेड्स के बारे में बात करनी है. गोनेड्स जो हमारे हार्मोन्स बनाती हैं या जो भी वो बनाएंगी वो हम अब आगे देखेंगे. तो इसलिए मतलब इससे पहले आप अपनी बुक्स और नोटबुक ओपन कर लो, जो मैं लिखूंगी वो आप हैंड टू हैंड लिखते जाना. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्लास कल कुछ वीडियो में इश्यूज आने की वजह से आपका लास्ट टॉपिक रह गया था इंसुलिन वाला, ठीक है ना. अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है. आप पहले उन कंडीशंस को देख लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे, ठीक है. तो जो आपका इंसुलिन था वो बॉडी में क्या कर रहा था, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा था. हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन. और अगर इंसुलिन ही कम हो तो क्या हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस हो सकती है, जो कि एक क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है. अगर इंसुलिन का लेवल कम होगा तो क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं. अगर लेस इंसुलिन है, लेस इंसुलिन के होने से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल शूट अप कर जाएगा. ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. कितना हो जाएगा ये, 150 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा है. और फिर क्या होगा कि जो ये शुगर ब्लड में है ये यूरिन में पास आउट होने लगता है, ठीक है. और अगर यूरिन में ड्यूरिंग यूरिनेशन ग्लूकोज पास आउट हो रहा है, शुगर पास आउट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को या उस पीपल को क्या है बेटा, डायबिटीज है, ठीक है. तो चलिए अब और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, यहाँ पे सबसे पहले होगा यहाँ पे ग्लूकोजीनियोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तभी तो शुगर, देखो नॉर्मल तो हमारे फूड में उतनी है, जितनी हमारी रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है उतना रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, जितना पल्सेस में होता है उतना पल्सेस में है, जितना सीरियल्स में होता है उतना सीरियल्स में है. कुछ एक्स्ट्रा तो हम ले नहीं रहे हैं, जितना मिल्क में उतना मिल्क में है. तो फिर एक्स्ट्रा शुगर आ कहाँ से रहा है, वो बॉडी में कहीं पे जमा भी नहीं हुआ है, वो कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोजीनियोलाइसिस होगा, मतलब किसी अदर सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है. अगर पूरे वाइड कंसेप्ट में बताऊं, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एनी, या फिर लिखो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजीनियोलाइसिस कहते हैं, ठीक है. जब नॉन कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है उससे क्या बन रहा है आपका बेटा, ग्लूकोजीनियोलाइसिस ग्लूकोज बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोजीनियोलाइसिस कहते हैं. तो ग्लूकोजीनियोलाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. किस तरह से क्या क्या हो सकता है इसमें, जो फैट है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ओके. ब्रेकडाउन ऑफ फैट क्या होगा, इंक्रीज. जो फैट है वो भी टूटने लगेगा और वो भी किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. जो कीटोनिक बॉडीज हैं, जो कीटोन्स की सब्सटेंस है, उनमें कभी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और वो भी किस में कन्वर्ट होंगे, एट लास्ट आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे. कीटोनिक बॉडीज का भी जो ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा.
इसमें भी क्या आ जाएगा, ये इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया में क्या होगा, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। जब ग्लूकोज किसमें आएगा, यूरिया में आएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन क्या कहलाता है, ग्लूकोसोरिया। ओके, द नेक्स्ट वुड बी कीटोनूरिया। कीटोनूरिया, जब कीटोन किसमें आता है, कीटोनिक बॉडीज यूरिया में यूरिन में पास आउट होने लगती है। कीटोनिक बॉडीज इन यूरिन, ओके। तो उसको क्या कहते हैं, कीटोनूरिया कहते हैं। इसके बाद आता है डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस एक बीमारी होती है, यूरेसिस। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर थोड़ी देर में यूरिनेशन होता है, हर थोड़ी देर में यूरिनेशन, बार बार यूरिन का प्रेशर लगता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन करते हैं, ठीक है। यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ओके। तो इसमें आपका ये होगा। नेक्स्ट आपको इसमें आएगा बेटा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया होता है बार बार प्यास लगना। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ज़्यादा वाटर लॉस होगा बॉडी से तो आपको प्यास तो डेफिनेटली लगेगी। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, ओके। नेक्स्ट जो आपको बीमारी होती है, बीमारी बोलो या कुछ सिम्टम बोलो, वो क्या होती है, पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिलेड बाउंड हीलिंग, अगर कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत टाइम तक, डिलेड बाउंड हीलिंग, अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल अगर किसी चोट को ठीक होने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो पॉलीडिप्सिया कंडीशन में क्या होगा, उसको 8 से 10 दिन लगेंगे। इफ एनी बाउंड take 2 to 3 days for healing, then in polydipsia condition it takes 8 to 10 days, ओके। क्लियर है? तो ये आपका होता है ग्लूकोजीनियोलाइसिस में, जब बॉडी में किसी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इंसुलिन की कंडीशन कम हो जाती है, तो ये सब हमारी बॉडी में होने लगता है, ओके। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट हम करते हैं हमारे टेस्टीज के बारे में, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है, the discussion regarding testes, okay। चलिए अब टेस्टीज के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है टेस्टीज। टेस्टीज के बारे में आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा भी है। टेस्टीज आर द मेल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, किसका पार्ट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं या मेल जर्म सेल्स होती है दैट इज स्पर्म, वो भी किस में बनती है, टेस्टीज में बनती है, ठीक है। तो ये कैसा है, अगर हम देखो, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन काम भी करेगा और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन में क्या बनाता है, ये स्पर्म्स, ठीक है। एक्सोक्राइन में क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा। और अगर मैं एंडोक्राइन की बात करती हूँ, एंडोक्राइन में कोई ना कोई हार्मोन बनाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो एंडोक्राइन में कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करेगी, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। स्टिशियल सेल्स होती है जो हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर याद हो, हमने इन हार्मोन्स के बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़ा था,
ठीक है, वहाँ से भी उन हार्मोन्स को ऑर्डर मिलता है और फिर वही वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करती है। प्लाज्मा इंटरस्टिशियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके वो हार्मोन आपका स्टिक हो जाता है, दैट इज एंड्रोजन, और यहाँ पे आके फर्दर चेंजेस करता है ये। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या कहा जाता है, लेडी सेल्स भी कहा जाता है, लेडी सेल्स। ओके, ये क्या करती है, स्टिमुलेटेड बाय, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि स्टिमुलेटेड बाय, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कौन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके चिपक रहा है, बाय ICSH। याद है कुछ, इसके बारे में पढ़ा था हमने पहले भी, ICSH क्या नाम था इसका, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटेड हार्मोन। जो इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वही क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटेड हार्मोन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन बनाएगा। और ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन। ओके, ICSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के इंटरस्टिशियल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, वहाँ पे कुछ चेंजेस करेगा उसकी कन्फर्मेशन में। जब उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल पे कुछ चेंजेस होंगे तो फिर वो एट लास्ट अपने फर्दर रिएक्शंस के बाद क्या बना लेंगी, एंड्रोजन बना लेंगी। ठीक है, मैं आपको ये होगा, और जो एंड्रोजन होती है, एंड्रोजन फर्दर क्या बनाती है और कौन सा हार्मोन बनाएगा ये, अगर आपको याद हो सीरीज ऑफ रिएक्शंस, सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसमें जो आप ये और बनाएगा वो क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होगा। ओके, टेस्टोस्टेरोन के बाद और क्या होगा आपका, वो एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन होगा। और थर्ड होगा आपका जो मेन है, जो प्राइमरी है, वो आपके दो ही होते हैं। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट होगा वो होगा एपेंड्रोस्टेरोन। ठीक है, एपेंड्रोस्टेरोन, ये थर्ड मेन सेक्स हार्मोन होता है। क्लियर है, अब बात आती है इनके फंक्शन की, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, जितने भी मेल हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए इनके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन देखते हैं बेटा, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकेंड वुड बी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या जाएगा, जैसे कि सॉरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आपको पहले हो गया था, यहाँ पे आएगा ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे, बनाएंगे नहीं सिर्फ हेल्प करेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल एपिडिडाइमस, वासा फ्रेंचिया, एंड देन वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन था। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पता होना चाहिए आप लोगों को क्या होता है। थर्ड, प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म तो पता है क्या होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इज नोन एज स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है विया द हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन इराइथ्रोपोइसिस, व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस,
इरेक्ट्रोपोइसिस क्या है ये? इरेक्ट्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब बनना। ज़्यादा से ज़्यादा जो आरबीसीज है वो भी इस हार्मोन की प्रेजेंस में बनती है। जब ये हार्मोन ज़्यादा होता है तो आरबीसीज भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैं हाइपोसेक्रेशन की बात करती हूँ, इसका हाइपोसेक्रेशन अगर हो रहा है तो बहुत ही हार्मफुल होगा। इधर क्या जाएगा? स्टेरॉइड। जो मेन है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो कभी भी किसी एवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कभी भी उसकी जो स्पर्म है उस स्पर्म से ही नहीं बनेंगे, वो ना तो किसी को रिप्रोड्यूस कर पाएगा ना ही फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है क्लास, या इसको हम टेस्टिस में भी बोलते हैं। टेस्टिस का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले ये क्या है? एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन में स्पर्म्स बनाता है। एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन में हार्मोन्स बनाता है। एंडोक्राइन में कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडी सेल्स भी कहा जाता है। जिनका फंक्शन क्या है? ये सबसे पहले तो क्या करेंगी? आईसीएसएच को स्टिमुलेट करेंगी। आईसीएसएच क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटेड हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल्स को आके क्या करता है बेटा? स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ओके, तो ये आपका किस में आएगा? आईसीएसएच में आएगा। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, और फंक्शंस के बाद इसका हाइपोसेक्रेशन सीधा क्या करता है? स्टेरिलिटी करता है, स्टेरिलिटी इन मेल्स। ठीक है, ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब बात आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ओवरीज। Ovaries is also a heterocrine gland which forms ovum as well as female hormones. अगर वो एक्सोक्राइन कंडीशन में है तो क्या बनाएगी? ovum या फिर egg। और अगर किसमें है? एंडोक्राइन कंडीशन में है तो वो हार्मोन बनाएगी जो गर्ल्स में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरी सबसे पहले ओवरी के बारे में देखिए, 2 इन नंबर होती है, सबको पता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा। 2 इन नंबर, ठीक है। और ये 3 हार्मोन बनाती है। 3 हार्मोन, दोनों ओवरी 3 हार्मोन बनाती है, और तीनों हार्मोन सेम होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका जो है वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ओके, जैसे कि फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्या होगा? oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होगा? ऊ मतलब अगम, और सेम जेनिस का मतलब प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगम या फिर एग का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसमें? oogenesis के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसके अंडर कंट्रोल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, इसके बाद तो मैंने आपको बताया था एफएसएच और एलएच के बारे में। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज करेगा तो लेडिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ओके, तो ये आपके होते हैं किसके? ईस्ट्रोजन के सबसे फर्स्ट हार्मोन होता है इसके फंक्शन, और उसका हाइपोसेक्रेशन क्या करेगा? सेम वही हाइपोसेक्रेशन, स्टेरिलिटी। वो फीमेल कभी भी किसी बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी। इसमें ईस्ट्रोजन नहीं बनता है, कम बनता है, वो फीमेल अनेबल होती है किसी भी बेबी को बर्थ देने में इन देयर होल लाइफ। ओवरीज का जो फंक्शन होता है वो फेल हो जाता है, ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करेगा एज यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड ऑल। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी हेल्प करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके? मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, डीप वॉइस। ठीक है, कुछ इस तरह के ही जितने भी सब कैरेक्टर्स होंगे ये सब।
और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और हाइपोसेक्रेशन सेम क्या करेगा, ये स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, और इस बीमारी को कहा जाता है हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ये था आपको सबसे फर्स्ट हार्मोन। इसके बाद जो सेकंड हार्मोन आएगा वो आएगा प्रोजेस्टेरोन। नेम से ही पता लग रहा है प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा सेकंड हार्मोन देख लेते हैं क्लास क्या होता है। प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्रोजेस्टेरोन आएगा। प्रोजेस्टेरोन में देख लेते हैं क्या क्या होगा, सिक्रेशन, सीक्रेट, ये कौन सा है, ये एक एल्कली ग्रुप होता है, एल्कली फॉर्म होती है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है, सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक एग होता है जिसके थ्रू ये हार्मोन बनाया जाता है। ये क्या काम करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम याद हो आप लोगों को, तो ये यूट्रस की लाइनिंग होती है। ठीक है, इस तरह से होता है यूट्रस। तो सबसे बाहर एक्टो, मीजो और एंडो, इसमें जो बेबी है वो क्या होता है, एम्बेडेड होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ये एंडोमेट्रियम में होती है जिसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये इसको ठीक करता है, टू सपोर्ट द फीटस। नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी इसी वजह से होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, द फिक्सिंग ऑफ बेबी टू द यूट्रस, टू द वॉल ऑफ यूट्रस। जो बेबी है, जो फीटस है, उसका वॉल्स में फिक्स हो जाना। ठीक है, जो बेबी है उसका वॉल्स में फिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ओके, इम्प्लांटेशन इसकी हेल्प से होगा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, आप लोग ने पढ़ा है 10th में, व्हाट इज प्लेसेंटा, वो भी किसकी हेल्प से होता है, इसी हार्मोन की हेल्प से होगा। ठीक है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन विच कनेक्ट, इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन विच कनेक्ट फीटस टू द मदर एंड मदर टू द फीटस। नेक्स्ट LH हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा ये। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो हार्मोन आता है वो आता है रिलैक्सिन हार्मोन। जो लास्ट हार्मोन है रिलैक्सिन, ये आफ्टर प्रेगनेंसी रिलीज होता है। एट द डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो हार्मोन बनता है वो होता है रिलैक्सिन, हेल्प इन पार्ट्यूरेशन। सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है इसका, हेल्प इन पार्ट्यूरेशन। ठीक है, इसमें ये होगा। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बनाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक एग में से ही जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, जो वो अलग हो जाता है, उसको वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, वो क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन तभी बनेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। उसके बाद जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल्स को जो थिक करता है बेबी को सपोर्ट करने के लिए, वो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जो फीटस है, जो या एम्ब्रियो है, जब वो धंस जाता है, किसकी वॉल्स में धंसना, यूट्रस की वॉल्स में धंस जाता है, मीन टू से कि वो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल्स में, वो अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये भी किसकी हेल्प से होता है, प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से ही होता है। ठीक है, फिर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है जो मदर को फीटस से और फीटस को मदर से जोड़ के रखता है। मदर जो सांस ले रही है वो बच्चे तक कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। मदर जो खाना खाती है वो बच्चे तक कैसे जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। जो एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज है, वो भी दोनों में कैसे एक्सचेंज होती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू। जो बेबी की बॉडी में CO2 बन रहा है वो कैसे रिमूव होगा, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फिर आता है रिलैक्सिन हार्मोन।
रिलैक्सिन हार्मोन किस में हेल्प करता है बेटा? हेल्प इन पार्ट्यूरेशन, जब इजेक्शन ऑफ बेबी, जब बेबी बॉडी से आउट